आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम फोर्थ चैप्टर का अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, जिसे हम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड चाइल्ड कंट्रोल के बारे में अपन इस पार्ट में देखेंगे। और कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, गर्भ निरोधक जो उपाय हैं, उनके बारे में भी चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो में। तो देखिए, जनसंख्या विस्फोट और जन्म नियंत्रण, ये अपने फोर्थ चैप्टर का इस वीडियो का टॉपिक है। तो जनसंख्या विस्फोट का साधारण मतलब होता है मानव जनसंख्या में तेज़ी से वृद्धि होना। जब किसी पर्टिकुलर समय में जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है तो हम उसे कहते हैं जनसंख्या विस्फोट। अब जब जनसंख्या विस्फोट होता है तो इसके साथ ही कई समस्याएं भी सामने आती है। अब ये जो जनसंख्या विस्फोट है, इसका कारण क्या है कि हाल ही के वर्षों में देखा गया है कि जनसंख्या विस्फोट बहुत ज़्यादा हुआ है, जनसंख्या तेज़ी से बढ़ी है। तो उसके कुछ कारण हैं। एक तो है कि चिकित्सीय सुविधाओं में की उपलब्धता। आज जगह जगह हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं, जगह जगह चिकित्सीय सुविधाएं, मेडिकल से दवाइयाँ उपलब्ध है। तो जितने भी रोग होते हैं उनका फटाफट इलाज संभव है। तो चिकित्सीय सुविधाओं की अच्छी उपलब्धता के कारण भी आज मृत्यु दर है वो कम हुई है, और जो वो जनसंख्या बढ़ने का एक कारण भी है। इसी तरह से व्यापक जागरूकता के कारण, व्यापक जागरूकता भी आई है। बहुत सारे अपने स्वास्थ्य से संबंधित हो, चाहे वो अपने भोजन से संबंधित या पोषण से संबंधित हो, तो बहुत सारी जागरूकताएं आई है, जिससे लोग जागरूक हुए हैं, समझ गए हैं। तो इस कारण से जनसंख्या में भी बढ़ोतरी संभव हुई है। इसके साथ ही मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी। पहले के वर्षों में मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर की भी जो संख्या वो ज़्यादा होती थी, लेकिन जब से अच्छी सुविधाएं उपलब्ध हुई है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी कमी आई है। और सामान्य जो मृत्यु दर होती है अन्य व्यक्तियों की, उसमें भी बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। और जन्म दर में वृद्धि होने, ये सभी कारण के कारण जनसंख्या विस्फोट हुआ है। मतलब चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता, व्यापक जागरूकता के कारण मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में कमी होना, सामान्य मृत्यु दर में गिरावट होना और जन्म दर में वृद्धि होना, ये भी एक जनसंख्या विस्फोट का प्रमुख कारण है। एक ही अपन जनसंख्या के संदर्भ में देखें तो जैसे विश्व की जनसंख्या 1900 में लगभग 2 अरब 2000 मिलियन थी। 1 मिलियन बराबर उसमें 10 लाख होता है, तो 2 अरब में 2000 बिलियन बन जाते हैं। इसी तरह से भारत की जनसंख्या 1947 में अर्थात आज़ादी के समय मात्र 35 करोड़ या 350 मिलियन थी आज़ादी के समय। अब 2000 की बात करें तो जैसे 1900 से 2000 यानी 100 सालों में विश्व की जनसंख्या 2 अरब से 6 अरब पहुंच गई, अर्थात 6000 मिलियन हो गई। इसी तरह से भारत जब आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद 2000 तक भारत की जो 35 करोड़ जनता थी वो बढ़कर 1 अरब अर्थात 100 करोड़, या जिसको अपन 1000 मिलियन भी कहते हैं, 100 करोड़ जनसंख्या यानी 35 करोड़ से बढ़कर 100 करोड़ जनसंख्या हो गई। इस तरह से 1947 से लेकर 2000 तक लगभग 65 करोड़ जनसंख्या बढ़ गई। अभी हाल ही की लास्ट की जो जनगणना 2011 में हुई है, उसके अनुसार विश्व की जनसंख्या 7.2 अरब है और भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार लगभग 1.2 अरब, इतनी जनसंख्या बढ़ गई। तो अगर अपन देखें, विश्व की जनसंख्या देखें तो 7.2 अरब और भारत की जनसंख्या देखें तो 1.2 अरब। मतलब अपन ये कह सकते हैं कि दुनिया का हर 6वां आदमी या इंसान भारतीय है, इंडियन है। तो भारत जनसंख्या में फ़िलहाल दूसरा स्थान रखता है, लेकिन फिर भी भारत का यानी दुनिया का हर 6वां आदमी है वो भारतीय है, क्योंकि भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या से देखो 1/6 है। तो इस तरह से जनसंख्या इन वर्षों में बहुत ज़्यादा इनकी ग्रोथ हुई है। भारत ने क्या समय पर इसको कंट्रोल करने का भी प्रयास किया है। तो भारत ने जनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम, जिसको हम RCH प्रोग्राम भी कहते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से जनसंख्या वृद्धि दर में कमी की है। इसमें ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम थे, बहुत सारी ऐसी गतिविधियां थी जो जनसंख्या वृद्धि दर को रोकने में मददगार साबित हुई है। लेकिन ये जो कमी हुई है वह नाम मात्र की हुई है।
2001 की जनगणना के अनुसार यह वृद्धि लगभग 2%, अर्थात 1000 में 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष थी। ये जो जनसंख्या वृद्धि थी दर वो 2% थी। मतलब जो जनसंख्या वृद्धि वो 1000 व्यक्तियों में से निकाली जाती है, यानी 1000 में 20 व्यक्ति प्रतिवर्ष ये वृद्धि दर थी। यद्यपि इस वृद्धि हालांकि ये कम लगती है वृद्धि दर, लेकिन इस वृद्धि दर से भी हमारी जनसंख्या है वो तेज़ी से बढ़ रही है। इतनी तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण मूलभूत आवश्यकताओं की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उनका अभाव हो सकता है, जैसे अन्न, अनाज, आवास और कपड़े। ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं किसी भी व्यक्ति की। तो अगर इसी तरह से जनसंख्या बढ़ती रही तो इन 3 मूलभूत आवश्यकताओं की भी कमी हो सकती है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये एक बहुत ही खतरनाक संकेत होगा किसी देश के लिए। अब क्या कर रही है सरकार के लिए? अब सरकार इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए सरकार पर जन्म दर को कम करने का दबाव बढ़ गया है। तो एक जन्म जो दर है, मतलब बच्चे पैदा होने की जो दर है, उसको कम किया जाए, तो इसका दबाव है सरकार पर बढ़ा है। और भारत सरकार ने जन्म दर को कम करने के लिए कुछ उपाय भी किए हैं। तो वो उपाय कौन कौन से हैं इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। एक तो देखिए, ये जैसे एक सिद्धांत है, हम दो हमारे दो। ये टीवी में भी इसका ऐड आता है, न्यूज़पेपर हो या अन्य पत्रिकाएं हो, पंपलेट हो, उनमें ये लिखा होता है कि हम दो हमारे दो। ये एक सिद्धांत है, इसको अपनाना चाहिए। अगर प्रत्येक व्यक्ति इस सिद्धांत को अपनाए तो जनसंख्या नियंत्रण स्वतः ही संभव होगा। और आजकल की जो नवयुग जो पीढ़ी है वो इस सिद्धांत को अपना रही है। और हम दो हमारे एक, इस सिद्धांत पर भी कई नवयुवक है वो इस पर अमल कर रहे हैं। तो एक तो ये हम दो हमारे दो, इस सिद्धांत का हमें पालन करना चाहिए। लघु परिवार को बढ़ावा देने का, लघु मतलब छोटा परिवार, लघु का मतलब क्या हो गया? छोटा परिवार। तो जो एक लघु परिवार है उसको बढ़ावा देने के लिए गर्भ निरोधक उपाय अपनाने के लिए प्रेरित करना चाहिए। हमें परिवार छोटा रखना चाहिए। और सरकार समय समय ये भी बताती है कि लघु परिवार के कई सारे फायदे होते हैं। तो और लघु जो परिवार है उसको बनाए रखने के लिए कई सारे गर्भ निरोधक उपाय अपनाने चाहिए, जो कि बाज़ार में बहुत सारे गर्भ निरोधक उपाय उपलब्ध होते हैं। तीसरा ये हो कि विवाह की वैधानिक जो आयु है, स्त्री के लिए तो 18 वर्ष है और नर के लिए यानी पुरुष के लिए 21 वर्ष सुनिश्चित है। तो ये हम सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़की की 18 वर्ष हो और लड़के की 21 वर्ष हो। जब ये एक वैधानिक आयु विवाह की है, उसमें ये आयु प्राप्त करने पर ही उनकी विवाह संपन्न करना चाहिए। लघु परिवार के लिए जोड़ों को प्रोत्साहित करना, लघु परिवार हो इसके लिए जो नवयुवक जो जोड़े हैं, कपल है, उनको प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि वो हम दो हमारे दो के सिद्धांत पर आसानी से अमल कर सकें। और इसी तरह से गर्भ निरोधक का जो उपयोग है वो बढ़ावा देना चाहिए। जो गर्भ निरोधक है ये अनावश्यक गर्भ को रोकते हैं, जिससे जनसंख्या वृद्धि दर में भी कंट्रोल होता है। तो ये भारत सरकार ये बहुत सारे, इनके अलावा भी अनेक प्रयास कर रही है कि जन्म दर में कमी की जा सके और जनसंख्या को कंट्रोल किया जा सके। अब हमने गर्भ निरोधक पढ़ा कि इस पार्ट में अपन जन स्वास्थ्य पढ़ रहे हैं, तो गर्भ निरोधक का एक मुख्य टॉपिक इसके अंदर बनता है। तो एक गर्भ निरोधक जो होता है, एक आदर्श गर्भ निरोधक जो गर्भ का निरोध करेगा, गर्भ को ठहरने नहीं देगा, उसके गुण क्या होते हैं? तो देखिए, गर्भ निरोधक प्रयोगकर्ता मतलब जो यूज करेगा, प्रयोगकर्ता के हितों की रक्षा करने वाला होना चाहिए। मतलब गर्भ निरोधक का उद्देश्य होता है गर्भ को निरोध करने वाला, गर्भ को रोकने वाला। तो इस उद्देश्य की ये पूर्ति करने वाला होना चाहिए। गर्भ निरोधक आसानी से उपलब्ध होने वाला होना चाहिए कि जब भी चाहे गर्भ निरोधक आसानी से प्राप्त हो जाए, उसकी बाज़ार में उपलब्धता आसानी से रहे, तो ऐसा गर्भ निरोधक होना चाहिए। गर्भ निरोधक प्रभावी होना चाहिए कि अगर एक बार उसका यूज़ करते हैं तो उसका जो गुण है गर्भ निरोध करने का, उसमें वो प्रभावी होना ही चाहिए। अगली बात, इसका एक गुण ये होना चाहिए कि गर्भ निरोधक का कोई भी अनुषंगी प्रभाव या दुष्प्रभाव, जिसको अपन साइड इफ़ेक्ट्स भी कहते हैं, वो नहीं होना चाहिए। साइड इफ़ेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक सहेली एक गर्भ निरोधक है जो कि एक टेबलेट पिल्स है, उसका साइड इफ़ेक्ट बहुत ही कम होता है। तो इस तरह के गर्भ निरोधक विकसित करने चाहिए जिनका साइड इफ़ेक्ट बहुत कम हो।
अगला ये इसका गुण है कि गर्भ निरोधक उपयोगकर्ता की जो कामेच्छा है, उसकी जो प्रेरणा है या जो मैथुन है उसमें बाधक नहीं होना चाहिए। इसमें बाधक नहीं होना चाहिए, बल्कि उसका एक ही का गुण है गर्भ को निरोध करने का। ये इसका एक आदर्श गर्भ निरोधक के गुण होने चाहिए। तो एक प्रश्न बनता है कि आदर्श गर्भ निरोधक के प्रमुख गुण क्या क्या हैं, तो वो हमें इसमें पढ़ने हैं। और नेक्स्ट टॉपिक ये बनता है गर्भ निरोधक कितने प्रकार के होते हैं। तो गर्भ निरोधकों के प्रकार पढ़ेंगे। तो गर्भ निरोधकों को मुख्य रूप से निम्न श्रेणियों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं। कौन कौन सी श्रेणियां बना सकते हैं, तो पहले देखिए प्राकृतिक विधियाँ, परंपरागत विधियाँ जिसको अपन नेचुरल मेथड या ट्रेडिशनल मेथड भी कहते हैं। प्राकृतिक या नेचुरल जो मेथड होती है वो क्या होती है कि नेचुरली जैसे ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स उस समय ऐसी स्थितियों का निर्माण करना कि जैसे जो सीमन होता है वो मादा की योनि तक नहीं पहुँचे, तो उसको रोकना, और जैसे स्तनपान को बढ़ावा देना, बच्चों को स्तनपान करवाना। तो ये कुछ विधियाँ होती है जो गर्भ को निरोध कर सकती है। रोध या बैरियर्स क्या होते हैं, दूसरा गर्भ निरोधक होते हैं रोध या रोधक, जिनको बैरियर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये अंडाणु और शुक्राणु का मिलन नहीं होने देंगे, यानी वहाँ उसको पहुँचने नहीं देंगे। तो जैसे इसका उदाहरण जैसे कंडोम हो सकता है, तो वो अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तीसरा है अंतः गर्भाशय युक्तियाँ, जिनको अपन बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज, आईयूडी। इसका पूरा नाम याद रखिएगा। आईयूडी का पूरा नाम क्या है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेज। अंतः गर्भाशय युक्तियाँ मतलब गर्भाशय के जो गिरवा होती है वहाँ पर कुछ ऐसी डिवाइस लगाए जाते हैं, जैसे मान लीजिए एक नाम है कॉपर टी। क्या नाम है, कॉपर टी। ये टी आकार का कॉपर का बना हुआ एक आईयूडी होता है। तो इस तरह से ये गर्भाशय के अंदर लगा दिए जाते हैं, जो कि निषेचन नहीं होने देंगे या शुक्राणु को गतिशील नहीं होने देगी। तो ऐसी कुछ युक्तियाँ जो गर्भ का निरोध कर देगी, ये गर्भ को नहीं ठहरने देगी। तो ये कुछ ये अपन आईयूडीज पढ़ेंगे। चौथा अपन पढ़ेंगे मुंह में लेने योग्य गर्भ निरोधक, या जिसको गोलियाँ या पिल्स भी कहते हैं। जैसे हमने एक सहेली को गोली पढ़ी थी, सहेली, जिसने लखनऊ की CDRI ने इसको विकसित किया था। तो मुंह में लेने वाले कुछ गोलियाँ होती है जो दिन में एक बार या सप्ताह में एक बार लेने की गोलियाँ होती है, तो उनको लेकर भी गर्भ का निरोध किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण है सहेली, जो सप्ताह में एक बार ली जाती है। नॉन स्टेरॉयडल एक पिल्स है जो कि भारत की है, विश्व की पहली नॉन स्टेरॉयडल ये पिल्स है। इसके अलावा जैसे टीके के रूप में या त्वचा के नीचे अंतरोप के रूप में इम्प्लांट कर दिया जाता है, यानी त्वचा के नीचे छोटा सा चीरा लगा के वहाँ पर ऐसे गर्भ निरोधक लगा दिया जाता है त्वचा के नीचे, या टिक्की के रूप में गर्भ निरोधक लगा दिया जाता है जो गर्भ का निरोध करता है। तो इसमें भी अपन पढ़ेंगे। और लास्ट है कि शल्य क्रिया विधियाँ कि सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड्स होते हैं दो, अपन पढ़ेंगे इसके अंदर, वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। इसके अंदर नर की तो शुक्रवाहिनी को काट कर उसको बांध देते हैं और मादा की अंडवाहिनी को काट कर बांध देते हैं। तो वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, जिसको अपन बोलेंगे वैसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी। मादा के अंदर तो करेंगे ट्यूबेक्टोमी और नर के अंदर अपन करेंगे, नर के अंदर को तो करेंगे वैसेक्टोमी और मादा के अंदर करेंगे हम ट्यूबेक्टोमी। तो ये एक ऑपरेशन के द्वारा ऑपरेशन कर दिया गया। तो ऑपरेशन में होता क्या है कि अगर नर ऑपरेशन कराता है तो उसकी जो शुक्रवाहिनियाँ होती है उसको काट कर बांध दिया जाता है, और मादा में अंडवाहिनी को कट लगा के उसको बांध दिया जाता है, ताकि फिर निषेचन की कोई संभावना नहीं होती है। इससे अगले वीडियो में हम इन प्रत्येक गर्भ निरोधक के एक एक श्रेणी को हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन प्राकृतिक पढ़ेंगे, उसके बाद में रोध बैरियर्स पढ़ेंगे, फिर आईयूडीज पढ़ेंगे, फिर पिल्स पढ़ेंगे, फिर टीका या जो इम्प्लांट्स होता है स्किन के नीचे वो पढ़ेंगे, और कुछ सर्जिकल मेथड भी पढ़ने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा अगला वीडियो। तो उसमें हम इन तमाम प्रकार की जो गर्भ निरोधक हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो अभी आप इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो को लेते हैं। थैंक यू।